कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब एक एक अदृश्य सी दौड़ में भाग रहे हैं। एक बेहतर फोन चाहिए, एक बड़ी गाड़ी, छुट्टियों की बेहतर तस्वीरें, ये लिस्ट तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। सही बात है। ऐसा लगता है कि खुशी बस अगले अपग्रेड के बाद ही मिलेगी। पर सवाल ये है कि ये दबाव आता कहाँ से है और इसकी असली कीमत क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी जंजाल के साथ। जी। ये कहानी दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन ये आज की सच्चाई पर एक आईने की तरह है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद ने जिस जंजाल की बात बरसों पहले की थी, वो आज के दौर में कितना बदल गया है, या शायद बिल्कुल नहीं बदला। और ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये किसी अमीर या गरीब की कहानी नहीं है। ये हम जैसे लोगों की, मध्यम वर्ग की कहानी है। हाँ। उस वर्ग की जो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश में लगा रहता है। प्रेमचंद इसमें दिखाते हैं कि कैसे दूसरों की बराबरी करने की ये होड़, ये झूठी शान शौकत की चाहत खुद ही एक जाल बन जाती है जिससे निकलना प्राय नामुमकिन हो जाता है। तो इस जाल को समझने के लिए शायद हमें पहले उन लोगों को समझना होगा जो इसमें फंसे हैं। बिल्कुल। कहानी में असल में 3 मजबूत किरदार हैं, या कहूं कि 3 नजरिए हैं जो इस पूरी कश्मकश को जिंदा कर देते हैं। पहले है कहानी सुनाने वाले, जो एक आम बाबू हैं जिनकी तनख्वाह सीमित है। वो जानते हैं कि चादर कितनी है और पैर कहाँ तक फैलाने हैं। हाँ, वो संतोष का प्रतीक है। वो उस पीढ़ी के इंसान हैं जिनके लिए सुकून और जरूरतें पूरी होना ही सबसे बड़ी दौलत है। सही। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी के घर में क्या है। उनकी दुनिया उनके घर के अंदर ही पूरी है। और फिर आती हैं उनकी पत्नी, जो मेरे ख्याल से कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे रिलेटेबल किरदार है। हाँ बिल्कुल। उनकी सिर्फ एक ही धुन है, हमें दूसरों से कम नहीं दिखना है। अगर समाज में उठना बैठना है तो घर भी वैसा ही दिखना चाहिए। पर क्या हम उन्हें पूरी तरह से विलेन मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही प्रेमचंद की खूबसूरती है। वो पत्नी को विलेन नहीं बनाते, वो उसे हालात का शिकार दिखाते हैं। अच्छा। उसकी इच्छा गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने का तरीका, यानी बाहरी दिखावा, वो एक जाल है। वो असल में समाज की आंखों से अपनी कीमत आंक रही हैं। उनकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, और ये एक बहुत खतरनाक जगह है। और ये दूसरे ही कहानी का तीसरा और सबसे ताकतवर किरदार है समाज या पड़ोसी। हाँ। ये कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि एक अदृश्य प्रेशर है जो लगातार फुसफुसाता रहता है, देखो उनके पास क्या है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। प्रेमचंद के जमाने में ये पड़ोसी आपके मोहल्ले में रहता था। हाँ, आमने सामने। हाँ, उसका दबाव बहुत घना था क्योंकि आपका समाज छोटा था और हर कोई एक दूसरे को जानता था। गलती की गुंजाइश कम थी। लेकिन आज का पड़ोसी तो हमारे फोन में रहता है। इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर, फेसबुक का दोस्त, वो सब हमारे पड़ोसी हैं। सही कहा। मतलब उस वक्त दबाव शायद सिर्फ शाम को बाहर निकलने पर महसूस होता होगा। आज तो वो 24 घंटे हमारी जेब में है। बिल्कुल। आप आधी रात को भी देख सकती हैं कि कोई मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा है। तो क्या आज इस जंजाल से निकलना और भी मुश्किल हो गया है? यकीनन। आज दबाव ज्यादा चौड़ा और लगातार है। आप 24 घंटे दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों के हाईलाइट रील से घिरे हुए हैं। प्रेमचंद की कहानी में तो फिर भी घर की चारदीवारी में सुकून था। आज तो वो भी नहीं रहा। फोन उठाते ही तुलना शुरू हो जाती है। तो कहानी में ये जंजाल शुरू कैसे होता है? शुरुआत में तो पति पत्नी अपनी सीमित आय में एक संतुलित शांत जिंदगी जी रहे होते हैं। हाँ, और यहीं से बदलाव आता है। पत्नी को ये शांति, ये सादगी पिछड़ेपन की निशानी लगने लगती है। क्या? उसे लगता है कि वो जमाने से पीछे छूट रही हैं। और फिर एक एक करके घर में चीजें आनी शुरू होती हैं। कहानी में इसका जिक्र है। पहले नया फर्नीचर आता है, फिर दीवारों के लिए सजावटी सामान, फिर महंगे बर्तन, नए पर्दे। और ये दिलचस्प है कि शुरुआत हमेशा बड़ी दिखने वाली चीजों से होती है, जैसे फर्नीचर। हाँ। ये मुझे उस सोच की याद दिलाता है कि सबसे पहले वो बदलो जो मेहमानों को दिखेगा। अंदर क्या है वो बात की बात है। बिल्कुल। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप खुशी पाने के लिए कोई नई चीज खरीदते हैं। मान लीजिए नया सोफा आया, कुछ दिन बहुत अच्छा लगा, घर की शान बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे आंखें उसकी आदी हो जाती हैं और वो खुशी नॉर्मल हो जाती है। अब आपको खुशी का वही एहसास पाने के लिए उससे भी बड़ी या नई चीज चाहिए। अच्छा। शायद एक नया कालीन या फिर नए पर्दे।
प्रेमचंद ने बिना किसी साइंटिफिक टर्म के इसी मनोवैज्ञानिक जाल को कहानी में बुन दिया है। वाह, मतलब ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें फिनिश लाइन लगातार आगे खिसकती जाती है। बिल्कुल। आप भागते रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। और कहानी में भी यही होता है। हर नई चीज के साथ घर का खर्च और उससे भी ज्यादा कर्ज बढ़ने लगता है। हाँ। जो बजट पहले आराम से चलता था अब वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। हाँ, और इसका असर घर के माहौल पर पड़ता है। बाहर से घर जितना सुंदर और भरा पूरा दिखने लगता है, अंदर से वो उतना ही खोखला और तनावग्रस्त होता जाता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है, क्योंकि दिमाग में हर वक्त पैसों की चिंता घूम रही होती है। वो तो है। बाहर की चमक के लिए अंदर का सुकून दांव पर लग जाता है। ये क्लासिक ट्रैप है, बाहरी मान्यता की खातिर आंतरिक शांति का सौदा। इस सब के बीच में पति क्या कर रहा होता है? क्या वो बस चुपचाप सब देखता रहता है? नहीं नहीं, वो कोशिश करता है, कई बार समझाने की कोशिश करता है। अच्छा। वो तर्क देता है, अपनी आय का वास्ता देता है, बताता है कि ये सब सिर्फ एक बोझ है, लेकिन उसकी आवाज उस सामाजिक दबाव के शोर में दबकर रह जाती है। पत्नी को उस वक्त लगता है कि पति या तो कंजूस है या फिर जमाने के साथ चलना नहीं चाहता। उसे पति की बातें तरक्की में रुकावट जैसी लगती हैं। ये आज भी कितना सच है ना? बिल्कुल। कई बार जब कोई फिजूल खर्ची से रोकता है तो उसे नेगेटिव या सपनों को न समझने वाला मान लिया जाता है, जबकि वो शायद सबसे प्रैक्टिकल बात कर रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि पत्नी उस वक्त एक अलग ही दुनिया में जी रही होती है। उसे लगता है कि ये सारी चीजें समाज में उनका स्टेटस बढ़ा रही हैं। हाँ। वो ये नहीं देख पाती कि यही वस्तुएं उनके घर की आर्थिक और भावनात्मक स्थिरता को दीमक की तरह चाट रही हैं। हर नई चीज एक छोटी सी जीत की तरह लगती है, लेकिन असल में वो उस जंजाल की एक और कड़ी होती है जो उन्हें और कसकर बांध रही है। तो फिर पत्नी को अपनी गलती का एहसास कब और कैसे होता है? क्या कोई एक खास घटना होती है? कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो तब आता है जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है। अच्छा। जब दिखावे का खर्च इतना बढ़ जाता है कि उसका असर घर की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ने लगता है। जब दूध, सब्जी और बच्चों की फीस जैसी बुनियादी चीजों के लिए सोचना पड़ता है, तब पत्नी की आंखें खुलती हैं। उसे अचानक समझ आता है कि जिन सुंदर चीजों से उसने घर भरा था वो सब बेकार हैं अगर पेट भरने और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के पैसे ही ना हों। मतलब जब तक कर्ज और दिखावे का असर निजी और असहनीय नहीं हो जाता, तब तक सच्चाई दिखाई नहीं देती। एकदम। उसे एहसास होता है कि जिस चीज को वो इज्जत समझ रही थी वो असल में परेशानी का एक जंजाल था जिसमें वे दोनों बुरी तरह फंस गए थे। वो सुनहरी चीजें अब लोहे की बेड़ियों जैसी लगने लगती हैं। वो देखती है कि इस पूरी प्रक्रिया में उसने न सिर्फ पैसा बल्कि अपने पति का विश्वास और घर का सुकून भी खो दिया है। यही उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी के सार को देखें तो प्रेमचंद हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसका कुल मतलब क्या है? देखिए, इसके कई स्तर हैं। पहला और सबसे सीधा संदेश तो यही है कि असली सुख चीजों को इकट्ठा करने में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। प्रेमचंद इसे कहानी के जरिए दिखाते हैं। और दूसरा संदेश शायद सामाजिक दबाव को लेकर है। ये लोग क्या कहेंगे वाला डर। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा जंजाल है। ये हमें वो काम करने पर मजबूर करता है जो हम शायद करना भी नहीं चाहते, उन पैसों से जो हमारे पास हैं भी नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें शायद हमारी परवाह भी नहीं है। बिल्कुल, आपने तो पूरी बात कह दी। और तीसरा और शायद सबसे गहरा संदेश सादगी की ताकत है। प्रेमचंद ये नहीं कह रहे कि अच्छी तरह से मत रहो या अपनी जिंदगी को बेहतर मत बनाओ। वो कह रहे हैं कि अपनी खुशी की परिभाषा खुद तय करो, समाज की नकल करके नहीं। एक संतुलित जीवन जहां जरूरतें और ख्वाहिशों के बीच एक लक्ष्मण रेखा हो, वही सबसे सुखी जीवन है। संक्षेप में, जंजाल सिर्फ उस दौर के समाज का एक चित्र नहीं है, ये इंसान के मन के अंदर की एक शाश्वत लड़ाई को दिखाता है। हाँ, संतोष और महत्वाकांक्षा के बीच, आंतरिक शांति और बाहरी वाहवाही के बीच की लड़ाई। ये लड़ाई तब भी थी और शायद आज और भी ज्यादा है। हाँ, और ये कहानी आज इसलिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि आज हमें हर तरफ से यही सिखाया जाता है कि आप काफी नहीं है। सही बात है। आपके पास जो फोन है वो काफी नहीं है, नया मॉडल आ गया है। आपकी गाड़ी काफी नहीं है, उससे बेहतर आ गई है। ये नॉट इनफ की भावना ही तो पूरे कंज्यूमर कल्चर की नींव है। प्रेमचंद ने उस नींव पर बहुत पहले ही चोट कर दी थी। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं।
कहानी में पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। बहुत। सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में जहां हेडोनिक ट्रेडमिल सुपरसोनिक रफ्तार से चल रहा है और हमारा पड़ोसी 24 घंटे हमारी स्क्रीन पर है, क्या आज के दौर में उस पत्नी की तरह अपनी गलती का एहसास कर पाना और उस जंजाल से बाहर निकलने की कोशिश करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया?